नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईसीएसई बोर्ड कक्षा 9-10 के लिए पाठ्यक्रम में शामिल एक महत्वपूर्ण निबंध, भीड़ में खोया आदमी। यह निबंध साहित्य सागर संग्रह से लिया गया है और इसके लेखक हैं श्री लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी। यह रचना केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे देश की एक गंभीर सच्चाई को उजागर करती है कि यदि हम समय रहते नहीं चेते तो जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित कर सकती है। कहानी के पात्र, घटनाएं और चित्रण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार इस भीड़ का हिस्सा बनकर धीरे धीरे खोता जा रहा है। तो चलिए इस संवेदनशील और विचारोत्तेजक निबंध को समझते हैं सरल भाषा में, एकदम स्पष्ट और संक्षिप्त ढंग से। तो चलिए कहानी के प्रमुख पात्रों से मिल लेते हैं। पहले नंबर पर आते हैं प्रवक्ता अथवा कथावाचक। ये लेखक हैं जो स्वयं अपने मित्र के अनुभवों और घटनाओं को बताते हैं। पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं जो सामाजिक संदेश को समझते और पाठक तक पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पर हैं बाबू श्यामलाकांत। लेखक के अभिन्न मित्र हैं, सरल, मेहनती, ईमानदार परंतु पारिवारिक योजना में लापरवाह। बहुत बड़ा परिवार, सीमित साधन और कठिन जीवन के प्रतीक। तीसरे नंबर पर हैं दीनानाथ। श्यामलाकांत के बड़े बेटे हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं पर बेरोजगार हैं, रोजगार कार्यालय के अनुभव को साझा करते हैं। चौथे नंबर पर हैं श्यामलाकांत जी की पत्नी, कमजोर, अस्वस्थ लेकिन परिवार के लिए त्यागमयी, भीड़, अस्पताल और सीमित संसाधनों की मार झेल रही महिला का प्रतीक। पांचवें नंबर पर है 3 छोटी लड़कियां। श्यामलाकांत जी की बेटियां हैं, घरेलू भीड़ और पारिवारिक असंतुलन का हिस्सा। छठे नंबर पर हैं 2 छोटे लड़के। श्यामलाकांत के छोटे बेटे पल्ला पकड़े हुए मां के पीछे आते हैं, पारिवारिक बोझ और बच्चों की भीड़ का संकेत। सातवें नंबर पर है सुमंत, श्यामलाकांत जी का दूसरा बेटा। राशन की दुकान की भीड़ से परेशान होकर थका हारा लौटता है। आठवें नंबर पर है डॉक्टर, अस्पष्ट रूप से अस्पताल में रोगियों से घिरा एक चरित्र जो भीड़ और संसाधनों की कमी को दर्शाता है। 90वें नंबर पर है दर्जी, जिसकी दुकान पर सिलाई के ढेर हैं और वह समय पर कपड़े सिलने में असमर्थ है। और आखिरी नंबर पर है रोजगार कार्यालय का अधिकारी, जो बेरोजगारी की भीड़ और सीमित नौकरियां की स्थिति का उदाहरण देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भीड़ में खोया आदमी। यह निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि यदि हम जनसंख्या पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो एक दिन हम इस भीड़ में और इससे जुड़ी समस्याओं में पूरी तरह खो सकते हैं। यह विषय देश के विकास और खुशहाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेखक अपने मित्र बाबू श्यामलाकांत के जीवन के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि एक अनियोजित बड़ा परिवार किस प्रकार जीवन में कठिनाइयां पैदा करता है। श्यामलाकांत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं, परंतु पारिवारिक मामलों में लापरवाह हैं और उनके घर में बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। लेखक को उनकी बेटी की शादी में हरिद्वार जाना था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर लंबी कतारें और भीड़ के कारण उन्हें बिना आरक्षण के यात्रा करनी पड़ी। जब ट्रेन आई तो उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। लेखक को कम सामान होते हुए भी कुली की मदद लेनी पड़ी और यदि कुली ने उन्हें खिड़की से अंदर नहीं धकेला होता तो उनकी ट्रेन छूट जाती। यह दृश्य दर्शाता है कि बढ़ती जनसंख्या कैसे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। लक्सर ट्रेन पर उतरते ही लेखक ने देखा कि पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से भरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि लोग आखिर क्यों जान जोखिम में डालकर छत पर यात्रा करने को मजबूर हैं? क्या उन्हें रेल के नियमों और अनुशासन की परवाह नहीं है? हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत का बड़ा बेटा दीनानाथ लेखक को लेने आया। वह पढ़ाई पूरी कर चुका था पर 2 साल से बेरोजगार था और नौकरी की तलाश में भटक रहा था। लेखक ने पूछा कि वह रोजगार कार्यालय क्यों नहीं गया, तो उसने बताया कि वह वहां भी गया था, लेकिन घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद अधिकारी ने सिर्फ नाम लिख लिया और कहा कि तुम्हारी योग्यता वाले हजारों नाम पहले से दर्ज हैं, जल्दी कोई उम्मीद मत रखना। यह सुनकर लेखक सोचने लगे
कि जब छोटे शहरों में ये हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारी की स्थिति कितनी भयावह होगी। जब लेखक श्यामलाकांत के घर पहुंचे तो वहां छोटे से मकान में सामान की भीड़ और बच्चों की चहल पहल देखकर उनका दम घुटने लगा। उन्होंने पूछा कि क्या उनके पास सिर्फ 2 ही कमरे हैं। श्यामलाकांत जी ने बताया कि वे 2 साल पहले शहर में आए थे और तभी से अच्छे मकान की तलाश में हैं। पर शहर इतना फैल चुका है कि अब भी बहुत लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। यह सब कुछ देश में जनसंख्या की तेजी से बढ़ोतरी का ही परिणाम है, जहां लोग बढ़ते जा रहे हैं पर मकान और संसाधन घटते जा रहे हैं। उसी समय श्यामलाकांत की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे 3 छोटी लड़कियां और 2 छोटे बेटे थे। उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर लेखक चौंक गए। उन्होंने पूछा कि वे कब से अस्वस्थ हैं और डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रही। वे हल्की सी मुस्कान के साथ बोली कि इतने बड़े परिवार में रोज कोई ना कोई बीमार रहता है। अस्पताल में डॉक्टरों के चारों ओर रोगियों की भारी भीड़ होती है। वहां डॉक्टर किस किस को देखे। उन्हें ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया हो। फिर उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा था कि विवाह के लिए कपड़े सिलवा लें। लेकिन जब बेटे को दर्जी के पास भेजा तो हर दर्जी ने कपड़ों का ढेर दिखाकर सिलने से मना कर दिया। अब ग्राहक को भी दर्जी से विनती करनी पड़ती है, फिर भी समय पर कपड़े नहीं मिलते। दुकान पहले से ज्यादा हो गई है, फिर भी बढ़ती भीड़ के सामने वे कम पड़ रही हैं। तभी बाहर से दूसरा बेटा सुमंत आया और थके हुए स्वर में बोला कि वह पूरा दिन राशन की दुकान की लाइन में खड़ा रहा, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। यह सब देखकर लेखक सोचने लगे कि जब दुकानें, मकान, अस्पताल और सुविधाएं पहले से अधिक हो चुकी हैं, तब भी लोगों की आवश्यकताएं क्यों पूरी नहीं हो पा रही हैं? हर जगह भीड़ ही भीड़ है। क्या इसका कारण बढ़ती जनसंख्या नहीं है? लेखक सोचने लगते हैं कि आखिर हर जगह इतनी भीड़ क्यों है। हर मोहल्ले में दुकानें हैं, मकान भी पहले से ज्यादा बने हैं, रोजगार के नए नए साधन निकल आए हैं, रेल और बसों की संख्या भी बढ़ गई है और चिकित्सा सुविधाएं भी फैली हैं। फिर भी लोगों की जरूरतें क्यों पूरी नहीं हो पा रही? हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। घर में बच्चों की भीड़ है, ये भले ही भावनात्मक रूप से अच्छी लगे, लेकिन जब तक उनके पालन पोषण, शिक्षा और जीवन यापन की पूरी व्यवस्था ना हो, यह भीड़ परेशानी का कारण बन जाती है। अस्पतालों में भीड़ है, कोई भी खुशी बीमार नहीं होता, पर गंदगी, संकीर्ण मकान और कुपोषण के कारण लोग बीमार पड़ते हैं। यदि परिवार छोटा हो, वातावरण स्वच्छ हो और भोजन पर्याप्त हो, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। रेल और बसों में भीड़ भी इसी बढ़ती जनसंख्या की देन है, जिससे देश के अनुशासन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन नहीं होता। लोग अपने जरूरी कामों के लिए दफ्तर, अस्पताल या स्टेशन जाते हैं, लेकिन भीड़ में फंसकर समय, पैसा और ताकत सब गंवा देते हैं और अंत में खुद ही इस भीड़ में खो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अब उन्हें अपने मित्र श्यामलाकांत को इस भीड़ और उससे जुड़ी समस्याओं का कारण बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस स्थिति को भुगत रहे हैं। लेखक को लगता है कि अगर समय रहते देश ने चेतावनी नहीं ली और लोग श्यामलाकांत की तरह बिना योजना के परिवार बढ़ाते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब यह देश भी इस भीड़ और उससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। यह भीड़ सिर्फ गिनती की नहीं है, यह भीड़ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, संसाधनों और सामाजिक व्यवस्था पर बोझ बन चुकी है। यदि हमने जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया, तो आगे चलकर स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। यह निबंध एक चेतावनी है कि सोच बदलनी ही होगी, नहीं तो भविष्य भीड़ में गुम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा लिखित कहानी जनसंख्या वृद्धि, अर्थात भीड़ में खोया आदमी, जो न सिर्फ एक व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति को दर्शाती है, बल्कि पूरे समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या हम इस भीड़ के भागीदार बनते जा रहे हैं या इसके समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह कहानी सिर्फ श्यामलाकांत की नहीं है। आज भारत में कई शहरों की हालत यही है। उदाहरण के लिए दिल्ली, एनसीआर, मुंबई या पटना जैसे शहरों में रोजाना लाखों लोग ट्रेनों में, अस्पतालों में, सरकारी दफ्तरों में घंटों लाइन में खड़े रहते हैं।
और बहुत बार उन्हें वह सेवा भी नहीं मिल पाती जिसके लिए वे गए होते हैं। एम्स जैसे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ इतनी होती है कि डॉक्टरों को सिर्फ 2-3 मिनट मिलते हैं एक मरीज को देखने के लिए। क्या ये सिर्फ संसाधनों की कमी है? नहीं, ये हमारे बढ़ते जनसंख्या दबाव का परिणाम है। इसलिए जरूरत है सोचने की। जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम जितना जल्दी यह समझेंगे उतनी ही जल्दी हम एक बेहतर, स्वस्थ और सुव्यवस्थित समाज की ओर बढ़ पाएंगे। अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।